हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 11 की ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 14 और इस चैप्टर का टॉपिक है महासागरीय जल संचलन। तो महासागरीय जल संचलन चैप्टर से आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि महासागरीय जल संचलन क्या है। तो महासागरीय जल हमेशा स्थिर नहीं होता है। महासागरीय जल जो है गतिमान होता है, गति होता है महासागरीय जल में, तो गतिमान होता है। तो गतिमान होने का क्या कारण है, इसकी क्या विशेषता है कि महासागरीय जल गतिमान होता है। तो महासागरीय जल के गतिमान होने के इसकी जो विशेषता है, भौतिक विशेषताएं हैं, जैसे तापमान हो गया, खारापन हो गया, घनत्व हो गया, तथा बाह्य बल जो लगता है वह भी इसका कारण है। तो बाह्य बल क्या लगता है भाई, तो बाह्य बल में हो गया सूर्य और चंद्रमा तथा वायु के द्वारा जो बाह्य बल लगता है, सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वायु के द्वारा जो बल लगता है, तो ये सब बाह्य बल के अंतर्गत आता है। तो महासागरीय जल गतिमान होने का इसका यही विशेषता है कि गतिमान होने का जो भौतिक विशेषताएं हैं महासागरीय जल का, उसमें तापमान है और खारापन। जो महासागरीय जल होता है वो खारापन होता है, वो जल में खारा पानी होता है। खारा पानी कहने का मतलब यह है कि उसमें नमक की मात्रा होती है, इसलिए वो उसमें खारापन आता है। तो इसका भी कारण है गतिमान होने का तापमान, खारापन, घनत्व, ये सब भौतिक विशेषताएं हैं। इसके अलावा बाह्य बल लगता है, जैसे सूर्य से, चंद्रमा से और वायु से जो बाह्य बल लगता है, तो अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। ये जो भौतिक विशेषताएं हैं वो अपने प्रभाव डालते हैं महासागरीय जल पर, और वो अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। तो यही कारण है कि महासागरीय जल गतिमान होता है। महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की, क्षैतिज भी और ऊर्ध्वाधर भी, इस तरह की गति होता है महासागरीय जल में। तो दोनों प्रकार की गतियां होती है इसमें महासागरीय जल में। महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है। महासागरीय जल धारा और महासागरीय जो लहर होता है वो क्षैतिज गति से इसका संबंध होता है, क्षैतिज गति से संबंधित होता है महासागरीय धाराएं और लहरें। और ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित हो। महासागरीय जो धारा होता है, एक लगातार एक दिशा में बहने वाली धारा को महासागरीय धारा कहते हैं। तो जो महासागरीय धारा है, इसका जो धारा है तो महासागरीय जलधारा का संबंध होता है क्षैतिज गति। इसमें गति कैसा होता है, क्षैतिज होता है, एक दिशा में चलने वाली इस तरह का धारा होता है क्षैतिज गति। और इसमें जो तरंग होता है वो इसका संबंध होता है ऊर्ध्वाधर गति से। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से इसका ज्वार भाटा का संबंध होता है। धारा का संबंध होता है क्षैतिज गति से और ज्वार भाटा का ऊर्ध्वाधर गति से इसका संबंध होता है। तो महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव होता है, जबकि तरंगे जो होता है, तरंगे जल की क्षैतिज गति, जो तरंग होता है वो जल के क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में, धारा में क्या होता है, इस तरह से जल यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है, जबकि तरंग में जल गति नहीं करता। लेकिन तरंग में जल गति नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। तरंग इस प्रकार से, तरंग का जो क्रम होता है वो आगे बढ़ने का क्रम जो है वो जारी रहता है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल नहीं जाता है, लेकिन इसमें गति नहीं होता है, लेकिन इसमें जो क्रम होता है तरंग का आगे बढ़ने का वो जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल से ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि समुद्री तरंगे क्या है। समुद्री तरंगे क्या है, तो समुद्री तरंगे वास्तव में जल की वह स्थिति है जो किसी ऊर्जा के कारण ऊंचा या नीचा होता रहता है, किसी ऊर्जा के कारण ऊंचा नीचा उठते रहता है, इस तरह से तरंग, तो इसको तरंग बोला जाता है। परंतु अपने स्थान को छोड़कर कहीं और स्थान पर नहीं जाता है। यहाँ अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। जैसे धारा के बारे में हम लोग जाने कि, तो धारा क्या है, धारा एक दिशा से दूसरे दिशा में लगातार बहने वाली को धारा कहेंगे, जलधारा।
जल को जलधारा कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ पर जल चला जाता है, लेकिन तरंग में ऐसा नहीं होता है। तरंग एक ही स्थान पर रहता है, लेकिन यह एक क्रम में इसका गति जारी रहता है। ज्वार भाटा समुद्री तरंगें वास्तव में जल की वह स्थिति है जो कि ऊर्जा के कारण ऊंचा या नीचा होते रहता है इस प्रकार से, परंतु ये अपने स्थान को छोड़ करके कहीं और स्थान पर नहीं बढ़ता है। तो इसको बोलते हैं तरंग। तरंग में और तरंगे में और बहुत सारे विशेषता ये है कि तरंग जो होता है वास्तव में ऊर्जा है। तरंग में जल नहीं है जो कि महासागरीय सतह के आर पर गति करते हैं। जल क्या करते हैं, महासागर के सतह के आर पर गति करते हैं, लेकिन तरंग में ऊर्जा होता है, जल नहीं होता है। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। जो जल कण होता है तरंग में वो छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगें उत्पन्न होती है। वायु क्या करती है, जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिसके कारण तरंगें उत्पन्न होती है, और वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तो सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है जैसे ही तो इसकी गति कम हो जाती है, तो इसको तरंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है। हाँ, ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा तथा सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा जो है चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। नियम के अनुसार नियमतः उठने एक बार या दो बार दिन भर में 24 घंटा में ये दो बार उठता है और गिरता है, तो इसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। इस तरह से ऊपर उठेगा और पुनः गिरेगा, फिर उठेगा फिर पुनः गिरेगा, तो इसको ही ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभाव जैसे वायु एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के कारण जल की गति को जो होता है, जल में जो गति होता है उसको मरहोमी कहा जाता है। मरहोमी नहीं, महोर्मी कहा जाता है। सर्ज जिसको बोलते हैं, सर्ज कहा जाता है। तो सर्ज ज्वारभाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। ज्वारभाटा का स्थानिक एवं कालिक रूप में के अध्ययन बहुत ही इसको जटिल रूप से हम कहेंगे। जटिल है क्योंकि इसके आवृत्ति जो है, इसका आवृत्ति परिणाम और ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही यह जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य तथा पृथ्वी की, चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी तीनों का जो पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होता है उसी को ज्वार भाटा कहा जाता है, उसी से ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। तो हिंद महासागर की धाराएं जो है ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल लेती है। हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुलहास गर्म जलधारा क्या है। अगुलहास गर्म जलधारा क्या है। तो मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मोजाम्बिक धारा व मेडागास्कर धारा मिलकर एक हो जाती है और यह संयुक्त धारा अगुलहास गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। अगुलहास गर्म जलधारा क्या है। मेडागास्कर द्वीप के दक्षिण में मोजाम्बिक धारा व मेडागास्कर धारा मिलकर एक हो जाती है, जाकर के दोनों एक जगह की मिल जाती है। मेडागास्कर द्वीप में दक्षिण में मोजाम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा दोनों एक साथ मीट हो जाता है दोनों, तो दोनों मिलकर के एक हो जाती है। और यह जो दोनों मिलकर के एक हो जाती है उसी को, यह धारा को जो दोनों का संयुक्त धारा होगा उसी को अगुलहास गर्म धारा के नाम से जानी जाती है। तो जितने भी गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं हैं उसको हम एक वीडियो में लेकर के आएंगे। एक ही वीडियो में गर्म जल धारा कौन कौन सा है और कौन कौन से ठंडी जल धारा है, तो उसको हम एक दूसरे वीडियो में लाएंगे, तो ताकि गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा के बारे में पूरी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी
तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई लगभग 15 से 16 मीटर तक होता है। 15 से 16 मीटर के बीच होती है ज्वारीय उभार, क्योंकि वहाँ पर दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं 24 घंटे में। 24 घंटे में दो उच्च ज्वार और दो निम्न ज्वार। तो इस प्रकार से एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचे, जो प्रायः वहाँ होते हैं कनाडा के फंडी खाड़ी में, तो आप ज्वार देखना वहाँ पर आपको ज्वार देखने में को ज़रूर मन करेगा। ऐसा अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं तो आप पाएंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर से ऊपर होगा। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवाकोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा लगभग इसका ऊंचाई हो जाता है 15 से 16 मीटर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्फ क्या है? तो तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सर्फ कहा जाता है। तटीय क्षेत्र में जो तरंग टूटती है उसी को फेनिल या सर्फ लहर कहा जाता है। सर्फ लहर तटीय क्षेत्र में जो तरंग टूटती है, इस तरह से जो तरंग जा रहा है तो तटीय क्षेत्र में टूट जाती है इस तरह से, तो उसी को बोलते हैं तरंग, सर्फ लहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग की गति कैसे मापी जाती है? तो तरंग की गति इक्वल टू होता है तरंग दैर्घ्य बटे तरंग का आवर्तकाल। तरंग दैर्घ्य जितना होगा उसे तरंग के आवर्तकाल से भाग दे देने से तरंग की गति निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंक वाले प्रश्न है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, तरंगों एवं धाराओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तरंग और धारा में क्या डिफरेंस है? तो इसमें तरंग को पहले देखते हैं। तरंगों का जल ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे गति मात्र करता है। सिर्फ आगे पीछे ऊपर नीचे होता है तरंग। इस तरह से वह स्थान छोड़ करके यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुँचता है। जबकि धारा में क्या होता है, धाराएं यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चलने वाली धारा को धाराएं कहा जाता है। तो तरंगे क्या होता है, तरंग का जल ऊपर नीचे तथा आगे पीछे गतिमान होता है, वह अपना स्थान छोड़ करके नहीं बढ़ता है। तरंगे केवल जल तल में ही सीमित रहती है। तरंगे जल तल ही सीमित रहती है, जल के तल तक ही सीमित रहती है। तरंगों का वेग वायु के प्रचलन पर निर्भर करता है और तरंगों का आकार जल की गहराई पर भी निर्भर करता है। वायु की प्रचलन पर भी और जल की कितना गहराई है उस पर भी डिपेंड करता है तरंग का आकार। और तरंगे अस्थायी होती है, तरंग अस्थायी रूप से नहीं होती है, अस्थायी होती है और सदा बनती है बिगड़ती रहती है। तरंग बनती है टूटती है, इस तरह से तरंगे अस्थायी होती है। जबकि धाराओं में जल अपना स्थान छोड़ करके आगे बढ़ती है। धाराएं पर्याप्त गहराई पर तक प्रभावकारी होती है। धाराएं अस्थायी पवनों के प्रभाव से चलती है। धाराएं क्या है, अस्थायी पवन से जल धाराएं होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार बहने वाली, एक दिशा से दूसरे दिशा में या अस्थायी पवन के प्रभाव से चलती है। धाराएं सदैव विशाल आकार की होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बहता है। धाराएं सदा अस्थायी होती है तथा निरंतर निश्चित दिशा में बहती है, एक दिशा से दूसरे दिशा में बहते रहती है। तो इसको यह जो धारा होती है वह अस्थायी होती है और निरंतर हमेशा एक दिशा से दूसरे दिशा में बहती रहती है। तो ये डिफरेंस था तरंग और धाराएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय धारा से क्या अभिप्राय है? ज्वारीय धारा, तो जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से जुड़ी होती है तो ज्वार के समय समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। तो खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के इस प्रवाह को ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वारीय धारा से क्या अभिप्राय है? ज्वारीय धारा से अभिप्राय है कि जब कोई खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर में से जुड़ी होती है तो ज्वार के समय
समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है, जो समुद्र का जल होता है वो खाड़ी में प्रवेश कर जाता है और भाटे के समय खाड़ी से बाहर निकलता है। तो खाड़ी के अंदर तथा बाहर की ओर जल के इस प्रवाह को ज्वारीय धारा कहते हैं। तो ज्वारीय जलधारा जो है इसका बहुत ही महत्व भी होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति के कारण है और इसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वार का अनुमान लगाया जा सकता है। तो यह नौका संचालकों के लिए भी और मछुआरों को उनके जो कार्य होता है उनकी कार्य संबंधी योजनाओं में भी मदद करता है। नौ संचालन में तो ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि खास करके नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नद मुख के भीतर जहाँ प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाजों का पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो ज्वार भाटा तलछटों को डिस्टिलेशन में भी मदद करता है। डिस्टिलेशन तलछट के डिस्टिलेशन में मदद करता है। ज्वार नद मुख से प्रदूषित जल को बाहर करती है तथा ज्वार नद मुख से जो प्रदूषित जल होता है उसको बाहर कर देती है और ज्वार को इस्तेमाल और इसके अलावा ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जैसे कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में भी इसका उपयोग किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दुर्गावानी में लगाया जा रहा है अभी। पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगैसो सागर से क्या तात्पर्य है? सारगैसो सागर क्या है? उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। सारगैसो सागर किसको कहते हैं? उत्तरी अंटार्कटिक में गल्फ स्ट्रीम जो है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम है और कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल के क्षेत्रों को सारगैसो सागर कहते हैं। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती रहती है। घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैसो कहते हैं, जिसके नाम पर इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा नौसंचालकों के लिए किस प्रकार प्रभावित करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नद मुख पर, जो नदी का मुख होता है, तो नद मुखों पर स्थित बंदरगाहों तथा साधारण जहाज नहीं पहुंच सकते हैं, किंतु ज्वार के आने से जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि जहाज बंदरगाह तक सुगमता से पहुंच जाते हैं। तो यह एक महत्व है और माल उतारने के बाद भाटे के साथ गहरे सागर से वापस बाहर आ जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है नौका संचालकों के लिए। तो इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण भी हुगली नदी तथा टेम्स नदी पर कोलकाता तथा लंदन जैसे बंदरगाह बन पाए हैं। यही कारण, ज्वार भाटा के कारण ही हुगली नदी पर तथा टेम्स नदी पर कोलकाता तथा लंदन जैसे बंदरगाह बना हुआ है। हुगली नदी पर कोलकाता और टेम्स नदी पर लंदन। तो इस प्रकार से बंदरगाह जो बना है ये ज्वार भाटा के कारण ही बना है, जिसका दोनों देशों के साथ विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंक वाले प्रश्न है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा क्या है? इसके प्रमुख प्रकार बताइए तथा इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो समुद्र का जल स्तर सदा एक सा नहीं रहता है। यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। ऊपर उठता है, नीचे गिरता है नियमित रूप से। तो समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने के ज्वार, जो ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं और नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। ज्वार और भाटा। Tide are the rhythmic rise and fall of the water in the ocean. ज्वार भाटा इसको बोलते हैं। तो ज्वार भाटा के प्रकार है, टाइप ऑफ ज्वार भाटा। ज्वार भाटा को आवृत्ति तथा ऊंचाई के आधार पर इसको वर्गीकरण किया जा सकता है। टाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर
अगर ज्वार भाटा को हम देखते हैं तो सेमी ड्यूरनल टाइड हो जाएगा अर्ध दैनिक ज्वार जिसको बोलेंगे, और ड्यूरनल टाइड दैनिक ज्वार हो जाएगा मिक्स टाइड मिश्रित ज्वार। तो ये है आवृत्ति के आधार पर अर्ध दैनिक ज्वार हो गया, दैनिक ज्वार हो गया और मिश्रित ज्वार हो गया आवृत्ति के आधार पर। और दूसरा है टाइड बेस्ड ऑन हाइट, ऊंचाई के आधार पर इसको हम देखें तो इसमें हो गया स्प्रिंग टाइड उच्च अथवा बृहद ज्वार भाटा और नीप टाइड निम्न अथवा लघु ज्वार भाटा। तो ऊंचाई के आधार पर दो हो गया, उच्च अथवा बृहद ज्वार भाटा और दूसरा निम्न अथवा लघु ज्वार भाटा। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड, ज्वार भाटा का महत्व क्या है। तो ज्वार भाटा का महत्व यह है कि नद मुखों पर यानी नदी के जो मुख होता है तो नदी के मुख पर समुद्री जहाज आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ज्वार भाटा के कारण इससे प्रवेश कर जाते हैं। मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के बाद समुद्र में अंदर जाते हैं, ज्वार के साथ समुद्र के अंदर जाते हैं और भाटे के साथ बाहर आ जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्वार भाटे में नगरों की जो तटीय नगर होता है गंदगी और प्रदूषण साफ हो जाता है। ज्वार भाटे से बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं जो समुद्र में रहता है हमें समुद्री किनारे में से प्राप्त होता है, समुद्र के किनारे से, जैसे शंख हो गया, सीप हो गया, घोंघे हो गया। और महत्व यह है कि ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल गतिमान रहता है जिससे शीत प्रदेशों में पानी जमा नहीं हो पाता। ज्वार भाटे से विद्युत निर्माण भी किया जाता है, बहुत से क्षेत्रों में इस प्रकार का ऊर्जा प्राप्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगे की विशेषताएं बताइए। तरंगे की क्या विशेषता है। तो तरंग शिखर एवं गर्त, वेव क्रिस्ट एंड ट्रॉथ। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु को क्रमशः शिखर एवं गति कहते हैं। उच्चतम बिंदु को शिखर कहा जाता है, शिखर हो गया शिखर, और निम्नतम बिंदु जो हुआ उसको गर्त कहा जाता है, गर्त। तो शिखर और गर्त, तरंग शिखर एवं गर्त क्या है। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु को, ये उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु को क्या कहते हैं, शिखर और गर्त कहा जाता है। तो तरंग की ऊंचाई वेव हाइट जो होता है या तरंग की गति एवं शिखर की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दूरी है। तरंग की ऊंचाई क्या है, तरंग के गति एवं शिखर की ऊर्ध्वाधर दूरी, और तरंग आयाम या तरंग की ऊंचाई का आधा भाग होता है। जो तरंग का ऊंचाई हुआ यहाँ से जो दूरी होता है इसका आधा भाग होता है, इसको बोलते हैं तरंग आयाम, एप्टीट्यूड, ट्यूड इसको बोलते हैं तरंग आयाम। और नेक्स्ट है तरंग काल, वेव पीरियड। तो तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। यहाँ से गया तो यहाँ शिखर हो गया, यहाँ गर्त हो गया और फिर शिखर। तो तरंग काल किसको बोलेंगे, वेव पीरियड। तो तरंग काल एक निश्चित बिंदु से, यहाँ से जो एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखर, ये शिखर हो गया और दूसरा शिखर हो गया, तो दो लगातार तरंग शिखर और दो गर्त, इस प्रकार से दो तरंग शिखर और दो गर्तों के बीच के समय अंतराल को तरंग वेव पीरियड कहा जाता है, तरंग काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पॉइंट है तरंग दर्ज जिसको वेव लाइट बोलते हैं, सॉरी वेव लाइट नहीं, वेव लेंथ। तो यह लगातार दो शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। दो शिखर और दो गर्त के बीच, ये शिखर हो गया और ये गर्त हो गया। तो शिखर और गर्त का बीच का जो दूरी है, बीच का डिस्टेंस है, उसको हम बोलते हैं तरंग दर्ज वेव लेंथ, या लगातार दो शिखर या गर्तों के बीच की दूरी। ये दो शिखर है, दो शिखर और गर्त, तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो दूरी है उसको बोलते हैं तरंग दर्ज। अब नेक्स्ट है तरंग गति। तरंग गति क्या है, तो जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं। इसे नॉट में नापा जाता है। तरंग गति को क्या चीज से नापा जाता है, नॉट में नापा जाता है। जल के माध्यम से तरंग की गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं और इसको नॉट में मापा जाता है। ये तरंग का गर्त हो गया और ये तरंग का शिखर हो गया, इसको शिखर बोलते हैं और इसको गर्त बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराएं किसे कहते हैं, इनकी उपस्थिति के कारण बताइए। महासागरीय धाराएं किसको बोलते हैं? तो महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल के निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं के उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी की परिभ्रमण संबंधी कारण है धारा उत्पन्न होने का, और दूसरा है बाह्य कारक, तीसरा है धाराओं की दिशा व रूप में परिवर्तन लाने का इसका कारक हुआ। तो पृथ्वी के परिभ्रमण संबंधी कारक जो है या सागरीय तथा महासागरीय कारक है तापक्रम की विभिन्नता, समुद्र का खारापन और घनत्व की विभिन्नता। वायु कारक में हो गया वायुदाब तथा हवाओं की दिशा और बाष्पीकरण तथा वर्षा, और धाराओं की दिशा के रूप में परिवर्तन लाने वाला कारक हो गया तट की दिशा का आकार। तट की दिशा का आकार है उस पर डिपेंड करेगा। महासागर तल की आवृत्ति और मौसमी परिवर्तन, प्रचलित अस्थायी पवने। तो ये था महासागरीय धाराएं का उत्पत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं का गहराई और तापमान के आधार पर वर्गीकरण करें। तो गहराई के आधार पर महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण में पहला हो जाएगा सतही धारा अथवा ऊपरी धारा, सरफेस करंट। सागरीय जल का 10% भाग सतही जल धारा के रूप में है। ये धाराएं महासागरों से 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित होती है। और गहरी धारा डीप करंट जिसको बोलते हैं, महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागर के घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बनती है। तापमान पर आधारित महासागरीय धाराएं, जिसमें गर्म जलधारा को अगर हम देखते हैं वार्म करंट, जो धाराएं गर्म क्षेत्रों से ठंडी क्षेत्र की ओर चलती है, गर्म क्षेत्र से ठंडी क्षेत्र की ओर चलने वाली धारा को गर्म धाराएं कहा जाता है, गर्म जलधारा कहा जाता है। प्राय भूमध्य रेखा से जो इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ध्रुवों की ओर ये चलती है धाराएं, गर्म जलधाराएं, और इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। तो इस तरह से जलधाराएं जो है जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। गर्म जलधारा जिस क्षेत्र में जाएगी, क्योंकि वो गर्म होती है तो गर्म हवा भी बहेगा, तो गर्म जलधारा जिस क्षेत्र में जाएगी वहाँ का जलधारा को गर्म कर देती है, तापमान को बढ़ा देती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हुआ। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं। और नेक्स्ट है ठंडी धाराएं, कोल्ड करंट। जो धाराएं ठंडी क्षेत्रों से गर्म क्षेत्र की ओर चलती है उसको ठंडी जलधाराएं कहते हैं। ये प्राय ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, ध्रुव से चलती है, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली ये धाराएं होती है, जिसको ठंडी जलधाराएं कहते हैं। इनके जल का तापमान रास्ते में आने वाले जल के तापमान से कम होता है, और ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान घटा देती है। यानी जिस जो जलधारा है उस तरह से अगर हवा चले जिस भी ओर, तो उस तरह से हवा आने वाली ठंडी हवा होगी। तो जैसे इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है लेब्राडोर, ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, ठंडी जलधारा इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं में कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो महासागरीय धाराओं में जो प्रभाव है उसमें पहला है कि ये धाराएं अपने आसपास के स्थल क्षेत्रों के तापमान और तापांतर को प्रभावित करती है। क्या करती है? तापमान और तापांतर को प्रभावित करती है। ये जो जलधारा होती है अपने आसपास का क्षेत्र होता है इसका, उसको तापमान और तापांतर को प्रभावित करती है। ठंडी धाराएं स्थल क्षेत्रों को तापमान को कम कर देती है, और गर्म जलधाराएं जो है उस स्थल का, उस क्षेत्र का आसपास में जो क्षेत्र है उसको तापमान को बढ़ा देता है। गर्म जलधारा क्या करेगा? तापमान को बढ़ाता है उस एरिया का, उस क्षेत्र का, और ठंडी जलधारा तापमान को घटा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महासागरीय धाराओं के कारण अन्य जलवायविक परिवर्तन भी हो सकते हैं, जैसे कोहरे की उत्पत्ति, आर्द्रता में वृद्धि और मृदुलता। और थर्ड में है, ठंडी और गर्म धाराओं के मिलने के स्थान पर
प्लैंकटन की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्रों में मछलियां बहुत आयात में, हाँ, जहाँ गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो वहाँ पर मछलियां बहुत आयात में पाई जाती है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, आपस में मिलती है, वहाँ पर ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न महासागरीय धाराओं को दर्शाइए। प्रशांत महासागर की समुद्री धाराएं, उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी धारा आयोशिबा धारा जिसको बोलते हैं, और दक्षिणी प्रशांत की ठंडी धारा हम्बोल्ट धारा पेरू से चलने वाली धारा है। दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा और कैलिफोर्निया धारा और अलास्का की धारा। तो इसको हम गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा जो है, सारे जलधारा को एक दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे और उसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।